सेकेंड सेक्शन 51 इसमें बताया गया इम्प्रूवमेंट्स मेड बाय बोनाफाइड होल्डर्स अंडर डिफेक्टिव टाइटल्स। ठीक, इसके अंदर एक बार सेक्शन पढ़ देते हैं फिर उसको समझते हैं। त्रुटियुक्त हकों के अधीन सद्भावपूर्वक धारकों द्वारा की गई अभिवृद्धियां। इसको एक बार हिंदी में पढ़ देते हैं फिर इंग्लिश में पढ़ के समझते हैं सेक्शन। जबकि स्थावर संपत्ति का अंतरिति सद्भावपूर्वक यह विश्वास करते हुए कि उस पर उसका आत्यंतिक हक है, संपत्ति में अभिवृद्धि करता है, किंतु पीछे बेहतर हक रखने वाला किसी व्यक्ति द्वारा वह उससे बेदखल करने का अंतरिति को अधिकार है कि वह या तो अभिवृद्धि के मूल्य का प्राकलित कराए या उसे अंतरिति के द्वारा दिलाए या प्रतिभू कराए, अथवा अपने उस हित को जो उस संपत्ति में उसे हो, ऐसी अभिवृद्धि के मूल्य को दृष्टि में लाए बिना अंतरिति तत्कालीन बाजार भाव पर बेच दे। उसके बाद सेकंड पैरा में बताया गया है जो रकम ऐसी अभिवृद्धि के लिए दी जानी या प्रतिभू की जानी है वह बेदखली के समय का उसका प्राकृत मूल्य होगा। थर्ड पैरा है इसमें, जब अंतरिति ने उस संपत्ति में पूर्वोक्त परिस्थितियों के अधीन ऐसी फसल लगाई या बोई हो जो उसके वहां से बेदखल होने के समय उगी हुई हो, तब वह ऐसी फसलों का और उन्हें एकत्रित करने और ले जाने के लिए संपत्ति पर आबाद रूप से आने जाने का हकदार है। एक बार से इंग्लिश में समझ लेते हैं। ठीक, when the transferee of immovable property makes an improvement on the property believing in good faith that he is absolutely entitled thereto and he is subsequently evicted there from by any person having a better title, the transferee has a right to require the person causing the eviction either to have the value of the improvement estimated and paid or secured to the transferee or to sell his interest in the property to the transferee at the then market value thereof, irrespective of the value of such improvement. Next, second para. The amount to be paid or secured in respect of such improvement shall be estimated value thereof at the time of the eviction. For the third para, when under the circumstances aforesaid, the transferee has planted or sown on the property crops which are growing when he is evicted therefrom, he is entitled to such crops and to free ingress and egress to gather and carry them. इस सेक्शन में बताया गया है सिंपल कि कोई पर्सन है, ओके, वो सोचता है कि उसका किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पर गुड टाइटल है, ओरिजिनल टाइटल उसके पास है। मान लीजिए ए है, ये सोचते हैं कि इस प्रॉपर्टी पर इनका कोई बेटर टाइटल है, ओके। अब ये इस प्रॉपर्टी पर कोई इंप्रूवमेंट करा देते हैं या कंस्ट्रक्शन करवा देते हैं, ठीक। अब यहाँ पर बी जो है इस प्रॉपर्टी का रियल ओनर है, वो ए को इस प्रॉपर्टी से बेदखल कर देता है, एविक्ट कर देता है। जब बी ए को यहाँ से एविक्ट कर देता है तो ए के पास ये राइट रहता है कि वो जो बी से है उस प्रॉपर्टी पर किए गए मॉडिफिकेशन का खर्च मांग सकता है, ओके, या वो बी से कह सकता है कि आप इस प्रॉपर्टी का जो मार्केट वैल्यू है उस मार्केट वैल्यू पर ये प्रॉपर्टी आप ए को बेच दीजिए, ओके। पर जब यहां पर बेचा जाएगा इस प्रॉपर्टी को तो ये जो ए ने मॉडिफिकेशन में पैसे खर्च किए हैं उस पैसे को हटाकर इस प्रॉपर्टी को ए को बेचा जाएगा, ठीक। ए इसे ये डिमांड नहीं कर सकते हैं कि आप जो प्रॉपर्टी है वो मुझे बेचो ही, ठीक। यहां पर ये बी के पास ऑप्शन होगा कि वो ए को बेचे या सेल करें या उसको जो उन्होंने मॉडिफिकेशन किया है उसका पैसा दे दें उसको, ठीक है। ये जो सिलेक्शन है जो रियल ओनर का, ये एक मैक्सिम पे बेस्ड है। उस मैक्सिम को कहते हैं द पर्सन हु वांट्स इक्विटी मस्ट डू इक्विटी, ठीक है। हिंदी में कहते हैं जो साम्या चाहता है उसे साम्या करना चाहिए, ठीक। यहाँ पर बात की गई है इक्विटी की, तो आप लोगों को रूल ऑफ इक्विटी पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं इसका हल्का सा ओवरव्यू दे देता हूँ। रूल ऑफ इक्विटी में बताया गया है जैसे किसी चीज के ऊपर कोई लॉ नहीं बना हुआ है, ठीक है, किसी एक्ट या ओमिशन को लेके किसी चीज के ऊपर कोई लॉ नहीं बना हुआ है तो उस चीज का जो डिसीजन लिया जाएगा वो जस्ट और रीजनेबल होगा, ओके। तो इस चीज को बेस मानते हुए इंग्लैंड में चांसलरी कोर्ट्स बनाई गई थी जिनका
सिर्फ काम ये होता था कि जिनके बारे में जो एक्ट्स हैं या ओमिशंस हैं किसी एक्ट के, अगर उनके बारे में लॉ में नहीं बताया गया है, तो ऐसे डिसीजन के लिए चांसलरी कोर्ट को अपॉइंट किया गया था। ठीक? तो रूल ऑफ इक्विटी में जो सही होता है, ठीक? तो वो किया जाता है। जो जस्ट है, उसके बेस पर डिसीजन दिया जाता है। यहाँ पर रूल ऑफ इक्विटी की बात की गई है क्योंकि यहाँ पे हमने अभी एक मैक्सिम पढ़ी, द पर्सन हु वांट्स इक्विटी मस्ट डू इक्विटी। ठीक है? इसको एग्जांपल के थ्रू और इजीली समझते हैं। मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी है, ओके? ये कोई प्रॉपर्टी है और इस पर ए ने कंस्ट्रक्शन करवा दिया, ओके? अब बी इसके रियल ओनर है। अब बी क्या चाहते हैं? बी चाहते हैं कि ए जो है यहाँ से एविक्ट हो जाए, ए इस प्रॉपर्टी से बेदखल हो जाए, ओके? अब ए बी तो ये चाहते हैं कि ए यहाँ से बेदखल हो जाए, लेकिन ए ने जो मॉडिफिकेशन करवाया था इक्विटी के रूल के हिसाब से, उस मॉडिफिकेशन की जो वैल्यू है वो ए को प्रोवाइड करा देनी चाहिए बी के द्वारा, क्योंकि बी जो है यहाँ पर इक्विटी चाहते हैं। अगर बी इक्विटी चाहते हैं तो उनको इक्विटी का एक्ट भी करना पड़ेगा। ठीक? अब देखिए कौन से ट्रांसफर ऐसे हैं जिनको प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते वक्त अगर उसका कोई मॉडिफिकेशन कर देते हैं तो ये नहीं माना जाएगा कि उस मॉडिफिकेशन के लिए जो ट्रांसफरर है वो उसको कंसिडरेशन दे। ओके? जैसे मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी उस पर कोई मॉडिफिकेशन कराता है तो उसके लिए जो ट्रांसफरर है वो उसको उस मॉडिफिकेशन के लिए पैसे देने के लिए बाउंड नहीं है। दूसरा, जैसे मॉर्गेज पे कोई प्रॉपर्टी दी, ठीक? तो उसके मॉडिफिकेशन के लिए भी कंसिडरेशन देने की जरूरत नहीं है। ठीक? अब जैसे कोई ट्रेसपासर्स हैं, किसी प्रॉपर्टी में आ गए, उन्होंने वहां पे रहना शुरू कर दिया, मॉडिफिकेशन करवाया, अब वो ये नहीं कह सकते कि नहीं हमने यहाँ मॉडिफिकेशन करवाया तो आप हमें इसका पैसा दीजिए इस मॉडिफिकेशन। थर्ड पैरा, ठीक है? लेट सपोज प्रॉपर्टी है, ठीक है? ए ने इस प्रॉपर्टी पर कोई फसल उगा दी, ठीक है? अब बी जो है इस प्रॉपर्टी के रियल ओनर तो हैं, वो ए को इस प्रॉपर्टी से जाने के लिए बोल सकते हैं, ओके? पर ए इस प्रॉपर्टी पर तब तक आ सकते हैं जब तक ये अपनी फसल को काट नहीं लेते हैं, ठीक? तब तक ये इस प्रॉपर्टी पर आते और जाते रह सकते हैं। ये बताया गया पैरा 3 में, ठीक? सेक्शन 51 कंप्लीट होता है।